मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज इस चैनल के माध्यम से एफआईआर से लेकर चार्जशीट प्रस्तुत होने तक की सारी प्रक्रिया सीआरपीसी के अंतर्गत कैसे चलती है, इस विषय में संक्षिप्त इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस आपको कानूनी जानकारी के संबंध में प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। और यह भी अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, शुरू से वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तो अपने मित्रों को, परिचितों को इसको लाइक शेयर भी करें और अवश्य भेजें, जिससे उनकी जानकारी कानून के संबंध में बढ़ सके। अब विषय पर आता हूं। आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध में धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है, पुलिस थाने में की जाती है। और ये पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, जो हेड कांस्टेबल से नीचे की रैंक का नहीं हो, उसके द्वारा लिखी जाएगी। संबंधित क्षेत्राधिकार के पुलिस थाने में आप एफआईआर 154 धारा के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के संबंध में करेंगे। कोई भी आपकी चोरी हो गई, आपके साथ लूट हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, किसी भी तरह की रिपोर्ट एफआईआर के संबंध में मैंने अलग से भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत तथा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में धारा 155 सीआरपीसी में ये अलग अलग रिपोर्टें लिखी जाती है। नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय या अदम दस्तंदाजी, जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, जबकि 154 की एफआईआर में रिपोर्ट लिखने के बाद किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हेड कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, एएसआई हो सकता है, टीआई कर सकते हैं विवेचना। ये रजिस्ट्रेशन जब एफआईआर का 154 के अंतर्गत कर लिया जाता है, इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भी संबंधित को भेजी जाती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने के लिए वो व्यक्ति, फरियादी या विक्टिम, जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है, अपराध हुआ है, उसके कथन लेगा, मौका स्थल पर जा सकता है, फरियादी की जरूरत होगी तो उसे ले जाएगा, अभियुक्त यदि अरेस्ट हो जाता है तो उसे भी ले जा सकता है, नक्शा मौके का बनाएगा। यदि अभियुक्त अरेस्ट हो गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और यदि पुलिस को किसी तरह की कोई क्वेरी या पूछताछ उससे करनी है तो रास्ते के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर निकटतम जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को या जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उस अभियुक्त को प्रस्तुत करना होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट जमानत के संबंध में विचार कर सकती है, जबकि बेलेबल यदि ऑफेंसेज हैं, जमानती जो अपराध हैं, तो पुलिस थाने पर भी उसकी जमानत हो सकती है। इसकी सूचना वगैरह वो अभियुक्त को देगा, जैसी भी स्थिति है सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत। शेड्यूल 1 में ये सारी व्यवस्था सीआरपीसी में दी गई है। और इसके बाद जैसे मौके पर गया, नक्शा मौका बनाया, यदि अभियुक्त अरेस्ट हो गया, उसकी रिमांड की जरूरत है पूछताछ करने के लिए, तो वो पुलिस रिमांड भी ले सकता है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए 2-4 दिन की पुलिस कस्टडी, जिससे उससे जो भी आपको पूछताछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करनी है वो करता है। इसके बाद जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है, जो 60 दिन और 90 दिन तक की अधिकतम अवधि होती है। 10 साल से नीचे के जितने भी अपराध हैं उनमें अधिकतम 60 दिवस के अंदर चालान प्रस्तुत करना होता है। हीनियस जो गंभीर प्रकृति के ऑफेंसेज हैं, 10 वर्ष से ऊपर की जिनमें सजा है, उनके अंदर 90 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके चालान प्रस्तुत करना होता है। रिमांड संबंधी प्रावधान धारा 167 सीआरपीसी में दिए गए हैं। धारा 57 के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत करना होता है। अब जहां तक, जैसा कि मैंने अभी बताया, हीनियस ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर होगी, विवेचना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा की जाएगी, फरियादी के कथन लिए जाएंगे, नक्शा बनाया जाएगा, कोई जब्ती वगैरह होनी है वो की जाएगी। पुलिस के द्वारा फरियादी या विक्टिम के कथन धारा 161, कोई आई विटनेसेज हैं मौके के, जब्ती के कोई गवाह हैं तो उनके कथन धारा 161 के अंतर्गत लिए जाएंगे। इसी तरह 164 धारा सीआरपीसी के अंतर्गत कलमबंद बयान, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे वो फरियादी हो, रिकॉर्डिंग कन्फेशन और स्टेटमेंट। एक्यूज्ड का कन्फेशन या संस्वीकृति होती है, जबकि फरियादी के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट उसे ओथ पे, ये शपथ पर उससे पूछेगा कि आप जो भी बयान दे रहे हैं ये आपके खिलाफ भी उपयोग लिए जा सकते हैं। उसके बाद उसके कथन रिकॉर्ड करेगा और उसका स्टेटमेंट तैयार करके
अपना डिक्लेरेशन डाल के उसे सील करके और वो भेज देगा संबंधित। तो इस तरह ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में अभियुक्त को और उसके विरुद्ध जो भी FIR हुई है, मामला यदि साक्ष्य से प्रमाणित विवेचनाधिकारी पाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पाता है, तो धारा 172 में केस डायरी तथा 173 CRPC के अंतर्गत उसको अभियोग पत्र को या न्यायालय में चालान को प्रस्तुत करता है, जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है। उसकी कॉपी उसे दिलाई जाएगी, दी जाएगी और उसके विरुद्ध कब वो प्रस्तुत करना है चालान को, अभियोग पत्र को न्यायालय में इसकी सूचना दी जाएगी। जमानत मुचलके हुई आवश्यकता हुई तो लिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया इस तरह अपनाई जाती है। तो यदि मामला वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुलिस का अनुसंधान करता अधिकारी ये पाता है कि मामला प्रमाणित है, FIR में उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ गई है, तो वो चार्जशीट के रूप में या अभियोग पत्र के रूप में चालान न्यायालय में प्रस्तुत करता है। यदि 169 के तहत डेफिशिएंट रिपोर्ट यानी साक्ष्य से मामला हो, पुलिस का अनुसंधान करता अधिकारी प्रमाणित नहीं पाता है, तो 169 के अंतर्गत 173 में जो चार्जशीट जैसी जाती है, खात्मा प्रस्तुत होती है, जिसे क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है, वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही स्वीकार की जाती है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि फरियादी अपनी रिपोर्ट जो भी उसने लिखाई है, फरियादी के विरुद्ध द्वारा की गई रिपोर्ट झूठी पाई जाती है, तो ER उसमें भेजी जाती है। तो इस तरह अभियुक्त के विरुद्ध पूरी प्रक्रिया अनुसंधान की धारा 154 CRPC के अंतर्गत FIR से लेकर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत होने तक अपनाई जाती है। और चार्जशीट प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय का, मजिस्ट्रेट का कार्य प्रारंभ होता है और जब भी चालान प्रस्तुत हो जाता है तो वो न्यायालय सबसे पहले उसको समन्स करके अभियुक्त को बुलाता है, उपस्थित करवाता है। उसके बाद उसे जो भी उसके खिलाफ एलिगेशंस है, नेचुरल जस्टिस के तहत कॉपी उपलब्ध कराएगा, सुनवाई का उसे अवसर देगा, फिर चार्जेस फ्रेम करेगा। चार्जेस को वो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है और इस तरह मेरिट पर आगे मामला प्रोसीड चार्जशीट पेश होने के बाद चलता है। गुण दोष पर उस मामले का निराकरण, सबसे पहले अभियोजन को अपना मामला न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना होता है। उसके बाद क्रॉस एक्यूज्ड या डिफेंस का एडवोकेट करता है। जब उनकी एविडेंस समाप्त हो जाती है तो अभियुक्त को भी अवसर दिया जाता है। पहले 313 CRPC के अंतर्गत अभियुक्त कथन लिए जाते हैं। फला साक्षी का आपके विरुद्ध ये कहना है, आपको क्या कहना है, क्यों गवाह आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद डिफेंस को अवसर रहता है कि वो अपने बचाव में चाहे तो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय लिखित या मौखिक तर्क प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद अपना फैसला प्रस्तुत लिखाने के लिए मामले को रिजर्व फॉर ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद न्यायालय का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जजमेंट पास करता है। कमिटल यदि प्रोसीडिंग का केस है, सेशन द्वारा ट्राइबल है, तो मजिस्ट्रेट केवल नकलें वगैरह दिलाकर उसे कमिटल प्रोसीडिंग कर देगा। आगे की कार्यवाही पूरी चार्जेज लगाने से लेकर और निर्णय तक की कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा की जाती है। तो मैंने ये संक्षेप में 4 FIR प्रस्तुत होने से लेकर और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ये आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। मैं आपका मित्र, रिटायर्ड न्यायाधीश। समाज की जानकारी बढ़ाने के लिए देश के हर नागरिक को भारत का कानून जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से, सोशल पर्पज से ये इस चैनल को चला रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आपका स्नेह इस चैनल पर मुझे भरपूर प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से आपका चैनल पर आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।